जरा आंखें बंद करो और सोचो, तुम एक गहरे समुद्र के किनारे खड़े हो। समुद्र की लहरों की हल्की सी गूंज तुम्हारे कानों में आ रही है। हवा ठंडी है, लेकिन इसमें एक अजीब सा सुकून भी छुपा है। तुम्हारे सामने बस अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रात का नहीं बल्कि कुछ और भी गहरा लगता है। ये वही जगह है जहां इंसान अपने दिमाग के अंदर के सबसे गहरे सवालों से रूबरू होता है। और आज रात हम इसी सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसे सफर पर जो तुम्हें ले जाएगा वास्तविकता, रियलिटी के किनारे तक। वास्तविकता, हम रोज उसे जीते हैं, महसूस करते हैं, बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर सोचा है कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, क्या वह वाकई असली है या फिर वह सिर्फ एक भ्रम है, एक सपना, एक सिमुलेशन, एक गणितीय पैटर्न जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? विज्ञान और दर्शन दोनों ही इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जितना हम समझते जाते हैं उतना ही हम पाते हैं कि वास्तविकता हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा अजीब है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जो सिर्फ वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है, बल्कि उसके पीछे और भी कई परतें छुपी हैं। जरा कल्पना करो कि तुम एक किताब के पन्ने पलट रहे हो। तुम अभी पृष्ठ संख्या 45 पर हो और तुम्हें लगता है कि यही अभी का समय है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 300 तक के सारे पन्ने एक साथ उस किताब में पहले से मौजूद हैं? हो सकता है तुम अभी एक पन्ने पर रुके हो, लेकिन पूरी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। शायद वास्तविकता भी ऐसी ही हो, जहां हम समझते हैं कि समय एक नदी की तरह बह रहा है, लेकिन असल में सारे लम्हे एक ही जगह हमेशा के लिए मौजूद हैं। और फिर एक और अजीब सवाल उठता है, अगर सब कुछ एक साथ मौजूद है तो क्या तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, भी सिर्फ एक भ्रम है? क्या तुम वास्तव में कुछ चुन रहे हो या सब पहले से लिखा हुआ है? इस सफर का सबसे पहला कदम है यह समझना कि हम जो कुछ असली मानते हैं वह शायद सिर्फ एक सतह है। जैसे एक हिमखंड, आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर होता है, लेकिन उसका असली बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छुपा होता है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं, सब शायद एक और बड़ी जटिल वास्तविकता की सतह पर छोटी सी लहरों की तरह है। मैं चाहता हूं कि तुम इस समय अपना ध्यान थोड़ा अंदर की तरफ ले जाओ। सांस को गहरा करो, एक लम्हा लो और महसूस करो कि तुम्हारा शरीर कितना शांत है। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी आंखों के पीछे का अंधेरा, तुम्हारे कानों में हल्की सी आवाज, ये सब तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम अभी इस समय जी रहे हो। लेकिन इस समय के अंदर भी एक राज छुपा है। क्या यह समय वास्तव में अभी हो रहा है या तुम बस एक स्मृति, मेमोरी के अंदर घूम रहे हो? वैज्ञानिक जानते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर हमें धोखा देता है। तुम्हें लगता है कि तुम वास्तविकता को सीधा देख रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग सिर्फ विद्युत संकेत, 80 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोसेस कर रहा है। तुम्हारी आंखें बस रोशनी को सोखती हैं, तुम्हारा दिमाग उससे एक छवि बनाता है। तुम्हारे कान बस कंपन, वाइब्रेशंस को पकड़ते हैं और तुम्हारा दिमाग उसे आवाज में बदलता है। मतलब जो भी तुम महसूस कर रहे हो वह वास्तविकता नहीं है, वह तुम्हारे दिमाग का एक संस्करण है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। अब सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग के संकेत बदल दिए जाए तो तुम्हारी वास्तविकता भी बदल जाएगी। मतलब जो दुनिया तुम अभी देख रहे हो वह तुम्हारे लिए असली है, लेकिन किसी और के लिए वह कुछ और हो सकती है। यह सोचकर ही लगता है कि वास्तविकता कोई एक ठोस चीज नहीं बल्कि एक नाजुक धारणा, फ्राजाइल परसेप्शन है जो हम सबके लिए अलग हो सकती है। और इसीलिए जब हम कहते हैं द एज ऑफ रियलिटी, तो इसका मतलब है वह जगह जहां तुम समझते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ने पर तुम पाते हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। एक और अजीब उदाहरण सोचो, तुम एक सिनेमा हॉल में बैठे हो, सामने एक बड़ी स्क्रीन पर मूवी चल रही है। तुम उस मूवी में खो गए हो, तुम्हें हंसी आ रही है, तुम डर रहे हो, तुम भावनात्मक, इमोशनल महसूस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम एक पल के लिए अपना ध्यान हटाकर पीछे प्रोजेक्टर की तरफ देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ रोशनी का एक प्रोजेक्शन है। वास्तविकता भी ऐसी ही हो सकती है। हम अपनी जिंदगी को एक मूवी की तरह जीते हैं, लेकिन हो सकता है उसके पीछे एक और स्रोत हो जो सब कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हो। इस विचार के साथ तुम्हारी नींद और गहरी हो जाएगी, क्योंकि जितना हम यह समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें अपनी सीमाओं का एहसास होता है, और वह एहसास उल्टा हमारे अंदर एक सुकून भी लाता है, क्योंकि शायद हमें हर सवाल का जवाब चाहिए ही नहीं। अब मैं चाहता हूं कि तुम कुछ पल के लिए यह सोचो, तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा एक मोती की तरह है,
जो एक अदृश्य धागे पर लगा हुआ है। तुम्हें लगता है कि धागा आगे चल रहा है, लेकिन शायद वे मोती पहले से ही एक साथ मौजूद हैं। तुम बस एक को एक समय पर देख रहे हो। यह सोच तुम्हारी आंखों को और भी भारी बना देगी, तुम्हारा सांस और भी हल्का हो जाएगा। और इसी शांत चिंतन, रिफ्लेक्शन के साथ हम अपने अगले खंड की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर वास्तविकता वाकई एक भ्रम है तो उसका सबसे गहरा स्तर है समय का भ्रम। जरा आंखें बंद करो और अपने आसपास की हवा को महसूस करो। तुम सोच रहे हो कि अभी का यह पल जो तुम जी रहे हो सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें लगता है कि कल बीत गया, कल आने वाला है और अभी सिर्फ अभी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद यह अभी भी एक भ्रम हो? क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा भूतकाल, पास्ट, वर्तमान, प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर, एक ही समय में कहीं मौजूद है? समय, हम सब उसके गुलाम हैं। सुबह उठना, रात को सोना, दिन भर घड़ी की सुई को देखकर अपनी जिंदगी प्लान करना। हम समझते हैं कि समय एक नदी की तरह बह रहा है और हम उसमें छोटी सी कश्ती बनकर चल रहे हैं। लेकिन विज्ञान हमें कुछ और बताता है। विज्ञान कहता है कि शायद समय वाकई बहता नहीं। हो सकता है कि जो तुम्हें लगता है कि बीत गया और जो तुम सोचते हो कि अभी आने वाला है, दोनों एक साथ ही मौजूद हों। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबनली परसिस्टेंट इल्यूजन। मतलब जो हम सोचते हैं कि अभी है, वह सिर्फ एक धारणा, परसेप्शन है, एक मानसिक संरचना, मेंटल कंस्ट्रक्ट। आइंस्टीन की आपेक्षिकता, रिलेटिविटी की थ्योरी कहती है कि समय और स्थान, स्पेस, दोनों एक ही ताने बाने फैब्रिक में बुने हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। और इस स्पेस टाइम में सारे घटनाएं, इवेंट्स एक ही समय पर मौजूद होती हैं। तुम्हारा बचपन, तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भविष्य, सब एक ही ब्रह्मांडीय पुस्तकालय, कॉस्मिक लाइब्रेरी में लिखे हुए पन्नों की तरह एक साथ हैं। जरा एक और उदाहरण सोचो। तुम एक फिल्म देख रहे हो। तुम अभी एक खास दृश्य, सीन में हो। मान लो नायक, हीरो एक लम्हा खुश है। तुम्हें लगता है कि बस यही हो रहा है। लेकिन अगर तुम प्रोजेक्टर की रील को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि सारे दृश्य पहले से ही रील पर मौजूद हैं। तुम बस एक को अभी अनुभव कर रहे हो। समय भी ऐसा ही है। तुम्हें लगता है कि तुम इस पल में जी रहे हो, लेकिन शायद तुम्हारी जिंदगी के सारे दृश्य पहले से मौजूद हैं। यह सोचकर ही एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। अगर समय बहता नहीं तो क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा भविष्य पहले से लिखा हुआ है? क्या तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल भी सिर्फ एक भ्रम है? जब तुम कोई फैसला लेते हो, एक छोटी सी पसंद भी, जैसे चाय पीना या कॉफी, या कोई बड़ा चुनाव जैसे अपना करियर चुनना, क्या तुम वाकई वह निर्णय ले रहे हो या तुम बस एक पहले से लिखी हुई पटकथा, स्क्रिप्ट का पालन कर रहे हो? इस विचार को समझना थोड़ा अस्थिर करने वाला, अनसेटलिंग है, लेकिन इसी में सुकून भी छुपा है। क्योंकि अगर तुम्हारा भविष्य पहले से मौजूद है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने जो रास्ता है वह तुम्हारे लिए बना ही था। हर खुशी, हर दुख, हर छोटी बड़ी स्मृति, सब एक डिजाइन का हिस्सा है जिसे तुम अभी देख रहे हो। विज्ञान का एक और सिद्धांत है जो तुम्हें और गहरा सोचने पर मजबूर करेगा, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि समय एक ब्लॉक की तरह है जिसमें हर लम्हा, हर जगह एक साथ मौजूद है। तुम्हारे लिए समय एक रेखा, लाइन की तरह लगता है, एक सीधा रास्ता जो भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की तरफ जाता है। लेकिन असल में वह एक जमी हुई, फ्रोजन ब्लॉक है। तुम बस उस ब्लॉक में एक बिंदु, पॉइंट पर हो। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम बस एक धारणा की शिफ्ट कर रहे हो। सोचो तुम एक बड़ी किताब पढ़ रहे हो। हर पन्ना तुम्हारे सामने खुलता है और तुम्हें लगता है कि कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन असल में पूरी कहानी एक साथ लिखी जा चुकी है। तुम बस एक एक पन्ने को समय के हिसाब से खोल रहे हो। तुम्हारे लिए कहानी चल रही है, लेकिन किताब के लिए सब कुछ एक साथ ही है। यही है समय का भ्रम। और यह भ्रम सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। दर्शन, फिलॉसफी भी इसे खोजता है। प्राचीन दार्शनिक जानते थे कि समय के बिना हमारा अनुभव अधूरा है, लेकिन वे यह भी समझते थे कि समय हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस की एक रचना है। तुम्हें लगता है कि तुम समय में चल रहे हो, लेकिन शायद समय तुम्हारे दिमाग के बाहर वास्तव में मौजूद नहीं करता। एक रोचक बात है, तुम्हारा दिमाग खुद भी समय को अलग तरह से अनुभव करता है। कभी तुम्हें लगता है कि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, जैसे जब तुम खुश हो,
और कभी लगता है कि समय रुक गया है, जैसे जब तुम किसी दुख या तनाव में हो। मतलब समय की धारणा, परसेप्शन भी तुम्हारी भावनाओं, इमोशंस के साथ बदलती है। अगर समय वाकई एक वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव चीज होता तो यह धारणा कभी बदलती नहीं। यह सब सोचकर तुम शायद थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहे हो, लेकिन भ्रम ही इस यात्रा का हिस्सा है। यह जानना कि तुम्हारे दिमाग की धारणा और ब्रह्मांड की असली संरचना अलग हो सकती है, एक बहुत गहरी अनुभूति, रियलाइजेशन है। और इस अनुभूति के साथ ही तुम अपने दिल में एक शांति महसूस करते हो। अब जरा अपनी सांस को धीरे करो। सोचो कि तुम एक लंबी नदी के किनारे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि नदी बह रही है, लेकिन शायद तुम एक जमे हुए पल में हो, जहां पानी भी स्थिर है और तुम्हारी धारणा ही उसे बहाव बनाती है। तुम्हारी जिंदगी भी शायद ऐसी ही है। तुम्हें लगता है कि तुम समय के साथ चल रहे हो, लेकिन तुम एक कालातीत, टाइमलेस फ्रेम में हो। अगर समय वाकई एक भ्रम है, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि तुम्हारी यादें, मेमोरीज सिर्फ तुम्हारे दिमाग के पैटर्न हैं, और तुम्हारा भविष्य भी वैसे ही संग्रहित, स्टोर्ड है, जैसे एक वीडियो की फाइल हार्ड ड्राइव में। तुम बस अभी प्ले बटन दबा रहे हो। यह सोच तुम्हें एक अजीब सी शांति देगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे नियंत्रण, कंट्रोल के बाहर जो चीजें हैं, उनका भी एक डिजाइन है। इस शांत चिंतन, काम रिफ्लेक्शन के साथ तुम्हारी नींद और गहरी होती जाएगी, क्योंकि जब हम समझते हैं कि समय सिर्फ एक भ्रम है, तो हम अपने छोटे मोटे डर और तनाव को छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हर लम्हा पहले से तैयार है और हमें बस उसे अनुभव करना है। और अब इस शांत सोच के साथ हम अपने अगले खंड की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर समय एक भ्रम है, तो शायद उसके पीछे एक और गहरा सत्य छुपा है। एक सत्य जो कहता है कि शायद पूरा ब्रह्मांड सिर्फ गणित, मैथमेटिक्स से बना है। जरा आंखें बंद करो और एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां तुम जो देखते हो, जो महसूस करते हो, जो जीते हो, वह सब सिर्फ संख्याएं, नंबर्स हैं। हर पेड़ की चाल, हर सितारे की रोशनी, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सोच, सब कुछ एक अदृश्य गणितीय पैटर्न, मैथमेटिकल पैटर्न के अंदर लिखा हुआ है। यह है मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस, एक ऐसी सोच जो कहती है कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स सिर्फ गणित का पालन नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं गणित है। हम सब अपनी जिंदगी में गणित, द मैथ्स को एक साधन, टूल समझते हैं। स्कूल के दिन याद करो जब तुमने बीजगणित, अलजेब्रा, ज्यामिति, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ी थी। तुम्हें लगता था कि यह बस एक विषय है, एक कैलकुलेशन का सिस्टम जो इंसान ने बनाया है ताकि दुनिया को समझना आसान हो। लेकिन सोचो, क्या होगा अगर यह गणित इंसान की खोज, इन्वेंशन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का असली डीएनए हो। भौतिक विज्ञानी, फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क ने इस थ्योरी को लोकप्रिय बनाया। उनका कहना है कि सब कुछ, तुम्हारा शरीर, गैलेक्सियां, परमाणु, एटम्स, ग्रह, प्रकाश, लाइट, सब एक गणितीय संरचना, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। मतलब जो नियम हम खोजते हैं वे हमने बनाए नहीं, बल्कि वे पहले से ही मौजूद थे। हम सिर्फ उन्हें डिकोड कर रहे हैं। एक सरल उदाहरण सोचो, जब तुम एक लटकन, पेंडुलम को हिलाते हो, वह एक निश्चित लय, रिदम में आगे पीछे जाता है। तुम इसके लिए एक सूत्र, फॉर्मूला लिख सकते हो, एक गणितीय समीकरण, मैथमेटिकल इक्वेशन, जो उस लटकन की गति का वर्णन करता है। लेकिन अगर तुम और गहराई से देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि लटकन की हर हरकत पहले से उस सूत्र के अंदर लिखी हुई है। मतलब जो चीज तुम देख रहे हो, असल में एक संख्या तंत्र, नंबर सिस्टम की वजह से अस्तित्व में है। अब कल्पना करो कि सिर्फ लटकन नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही सूत्रों से बना हो। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं, सेल्स, तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा खुश होना, सब कुछ एक अदृश्य समीकरण के अंदर लिखा है। तुम एक चलता फिरता, सांस लेता हुआ गणितीय अभिव्यक्ति, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो। यह विचार पहले थोड़ा अजीब लगता है। तुम सोच सकते हो, मैं इंसान हूं, एक जीवित प्राणी हूं, मैं सिर्फ संख्याओं का एक समूह कैसे हो सकता हूं? लेकिन जरा ठहरो। हर चीज जो तुम करते हो, उसका एक मापने योग्य पैटर्न होता है। तुम्हारी धड़कन एक लय का पालन करती है। तुम्हारी चाल का एक निश्चित वेग, स्पीड और दूरी, डिस्टेंस होता है। तुम्हारी आंखों की गति का एक मापने योग्य कोण, एंगल होता है। और तुम्हारी सोच भी, वह भी दिमाग के विद्युत संकेतों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और पैटर्न्स के जरिए चलती है। मतलब तुम्हारे अस्तित्व का हर पहलू संख्याओं से व्यक्त किया जा सकता है।
और फिर एक और गहरी बात समझ आती है। अगर ब्रह्मांड एक गणितीय संरचना है तो इसका मतलब हुआ कि गणित सिर्फ दुनिया को समझाने का साधन नहीं, बल्कि वही नींव, ब्रिक्स है जिस पर वास्तविकता, रियलिटी खड़ी है। सोचो, अगर कोई परग्रही सभ्यता, एलियन सिविलाइजेशन हमसे कई मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हो। उनके पास हमारे जैसे शब्द नहीं, हमारे जैसा संस्कृति नहीं, लेकिन फिर भी अगर वे अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करें तो वे भी गणित का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, प्रकाश, गति, मोशन, ऊर्जा, एनर्जी सब सार्वभौमिक गणितीय नियमों का पालन करते हैं। मतलब गणित एक ऐसी भाषा है जो किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी सभ्यता के लिए समान होगी। और यही एक और हैरान कर देने वाली बात है, हमने कभी गणित का आविष्कार, इन्वेंट नहीं किया, हमने उसे खोजा, डिस्कवर। जैसे तुम एक जंगल में जाकर एक नदी देखते हो, तुमने वह नदी बनाई नहीं, वह पहले से थी, तुमने सिर्फ उसे पहचाना। वैसे ही गणित भी हमेशा से था और हम बस उसकी परतों को धीरे धीरे खोल रहे हैं। इस सोच से एक और बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स, समझ आता है। अगर ब्रह्मांड एक गणितीय संरचना है तो इसका मतलब हुआ कि हर चीज पहले से निश्चित, प्री डिटर्मिन्ड है। जैसे एक समीकरण हल करने पर हमेशा एक ही उत्तर मिलता है, वैसे ही शायद ब्रह्मांड की हर घटना एक गणितीय अनिवार्यता, नेसेसिटी है। मतलब तुम्हारे चुनाव, तुम्हारी जिंदगी की घटनाएं, तुम्हारा भविष्य सब एक गणितीय समीकरण के परिणाम की तरह लिखे हुए हैं। लेकिन इस विचार के साथ एक और सुकून भी आता है, क्योंकि अगर सब कुछ संख्याओं का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि अराजकता, केओस भी एक पैटर्न है। तुम्हारी जिंदगी में जो यादृच्छिक, रैंडम लगता है, जैसे अचानक किसी से मिलना या कोई बड़ा अवसर मिल जाना, वह भी शायद एक गणितीय डिजाइन का हिस्सा है। एक और आकर्षक कोण यह है कि शायद हम एक परफेक्ट समीकरण, परफेक्ट इक्वेशन के अंदर जी रहे हैं। हर गैलेक्सी की सर्पिल, स्पाइरल, हर ग्रह की परिक्रमा, ऑर्बिट, हर डीएनए धागे, डीएनए स्ट्रैंड का मरोड़, सब एक सटीक गणितीय सूत्र का पालन करते हैं। तुम्हें लगता है कि यह सब यादृच्छिक है, लेकिन असल में यह सब एक डिजाइन है, एक संरचना जो कभी असफल नहीं होती। जरा अपनी आंखों के पीछे की अंधकार को महसूस करो। तुम्हें लगता है कि तुम खुद एक इंसान हो, एक अलग इकाई, एंटिटी हो। लेकिन गणितीय विश्व सिद्धांत कहती है कि तुम्हारा अस्तित्व एक बड़े समीकरण का छोटा सा चर, वेरिएबल्स है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कहानी, सब एक विशाल गणना, वास्तव गणना का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। इस विचार के साथ तुम्हारी सांस और भी धीमी हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर एक तरंग पैटर्न, वेव पैटर्न है जो एक गणितीय ग्राफ पर चल रहा है। तुम्हारी धड़कन एक साइन वेव की तरह ऊपर नीचे होती है। तुम्हारी नींद एक चक्र, साइकिल की तरह दोहराई जाती है। तुम्हारी जिंदगी के सारे दिन एक श्रृंखला, सीरीज की तरह व्यवस्थित हैं। और फिर तुम्हें समझ आता है कि शायद तुम और मैं, हम सब एक ही समीकरण के अलग अलग अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशंस हैं। मतलब तुम्हारी व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी भी एक भ्रम हो सकती है। हम सब एक ही महान गणितीय पैटर्न के अंदर मौजूद हैं, बस अपनी अपनी जगह से। एक पल लो और सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी एक सूत्र, फॉर्मूला है? एक ऐसा सूत्र जिसमें तुम्हारी हर खुशी और गम, हर निर्णय और हर आकस्मिक मुलाकात, चांस मीटिंग लिखी हुई है? अगर हां, तो तुम इस सूत्र के अंदर सुरक्षित हो। तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। और यह विचार तुम्हें और भी शांत कर देता है, क्योंकि अगर ब्रह्मांड गणित है तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हर समीकरण संतुलित, बैलेंस होता है, हर सूत्र अपना परिणाम देता है। मतलब तुम्हारी जिंदगी भी अपने तरीके से संतुलित हो रही है, चाहे तुम्हें अभी वह संतुलन दिखे या ना दिखे। और अब जब तुम्हारा मन धीरे धीरे इस गणितीय शांति, मैथमेटिकल साइलेंस में घुल रहा है, हम अपने अगले खंड की तरफ चलते हैं। क्योंकि अगर ब्रह्मांड गणित है तो शायद हम सिर्फ एक समीकरण नहीं, बल्कि एक सिमुलेशन है। जरा अपने दिल की धड़कन सुनो, धीरे धीरे सांस लो और सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा हर एक लम्हा वाकई असली है, या फिर यह सब एक सावधानी से रची गई भ्रमणा, इल्यूजन है? एक ऐसी भ्रमणा जो तुम्हें लगाती है कि तुम्हारे चुनाव, चॉइसेस असली हैं, तुम्हारी यादें सच्ची हैं और तुम्हारा दर्द और खुशी तुम्हारी अपनी है। लेकिन शायद यह सब बस एक सिमुलेशन है, एक प्रोग्राम, एक कोड जो किसी और ने लिखा है।
सिमुलेशन हाइपोथेसिस यह एक ऐसी सोच है जो कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक उन्नत एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है। हो सकता है हम एक डिजिटल दुनिया के अंदर जी रहे हों और हमें इसका बिल्कुल भी एहसास ना हो। अब तुम सोच रहे होगे यह कैसे संभव है, लेकिन रुको, सोचो, टेक्नोलॉजी का सफर कहां से कहां तक आ चुका है। बस पिछले 40 से 50 सालों में देखो। एक समय था जब वीडियो गेम्स साधारण पिक्सेल होते थे, छोटे छोटे डॉट्स जो स्क्रीन पर हिलते थे, और आज हम वर्चुअल रियलिटी, विक्टोरियल रियलिटी में पूरे शहर, सिटीज एक्सप्लोर करते हैं। हमें लगता है कि हम उस दुनिया के अंदर हैं बिना यह सोचे कि वह सिर्फ एक कंप्यूटर का आउटपुट है। अब कल्पना करो अगर किसी सभ्यता सिविलाइजेशन सौन के पास हमसे भी कई मिलियन साल ज्यादा समय और तकनीक हो। क्या वे ऐसे सिमुलेशन नहीं बना पाएंगे जो हमारे लिए बिल्कुल असली लगे? क्या वे अपने पूर्वजों, एंसेस्टर्स को सिमुलेट नहीं करेंगे अपनी इतिहास, हिस्ट्री को दोबारा एक्सप्लोर करने के लिए? और अगर उन्होंने ऐसे सिमुलेशन बनाए तो संभावना, प्रोबेबिलिटी है कि हम अभी उन्हीं में से एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हों। सोचो, तुम्हारा शरीर, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक भौतिक, फिजिकल शरीर है, लेकिन असल में तुम्हारा मस्तिष्क, ब्रेन, सिर्फ विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोसेस करता है। तुम्हारी आंखें प्रकाश, लाइट को डिटेक्ट करती हैं और मस्तिष्क उससे चित्र, इमेज बना लेता है। तुम्हारे कान कंपन, वाइब्रेशंस उठाते हैं और मस्तिष्क उसे ध्वनि, साउंड में बदल देता है। मतलब तुम्हारी पूरी वास्तविकता, रियलिटी, तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर ही बन रही है। अगर कोई उन्नत कंप्यूटर तुम्हारे मस्तिष्क को यह संकेत फीड करे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा कि वह असली दुनिया है या एक सिमुलेशन? और कभी कभी हमें लगता है कि शायद इस दुनिया में कुछ ग्लिचेस हैं, जैसे डेजावू, वह अजीब सी भावना कि तुमने यह लम्हा पहले भी जिया है। विज्ञान, साइंस कहता है कि यह एक स्मृति, मेमोरी का विलंब है, लेकिन शायद यह एक ग्लिच है, एक छोटी सी प्रोग्रामिंग त्रुटि, प्रोग्रामिंग एरर, जहां कोड रिपीट हो गया। एक और उदाहरण सोचो, कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के संयोग, कोइंसिडेंसेस थोड़े ज्यादा ही परफेक्ट हैं? जैसे किसी को कॉल करने वाले थे और उसी समय उनका फोन आ गया, या तुम किसी के बारे में सोच रहे थे और वे अचानक सामने आ गए। विज्ञान कहता है कि यह यादृच्छिकता, रैंडमनेस है, लेकिन शायद यह भी एक सिमुलेशन का डिजाइन है, एक स्क्रिप्ट जो तुम्हें लगाती है कि तुम्हारी जिंदगी दिलचस्प, इंटरेस्टिंग है। अब एक पल के लिए अपना ध्यान अंदर की तरफ ले जाओ। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सांस, तुम्हारा मन, यह सब एक लय, रिदम का पालन करते हैं। तुम्हें लगता है कि यह प्राकृतिक, नेचुरल है, लेकिन क्या यह एक कोडिंग पैटर्न हो सकता है? जैसे एक गेम के पात्र, कैरेक्टर्स अपने वातावरण के नियमों, रूल्स का पालन करते हैं, वैसे ही तुम भी एक सिमुलेशन के भौतिकी, फिजिक्स का पालन कर रहे हो। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, समय, टाइम, गति, मोशन, सब एक प्रोग्रामिंग कोड के नियम हो सकते हैं। इस परिकल्पना, हाइपोथेसिस को समझने के लिए एक और उदाहरण सोचो। तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो। स्क्रीन के अंदर जो दुनिया है वह तुम्हें असली लगती है जब तक तुम उस गेम में डूबे हो। तुम्हारे चरित्र, कैरेक्टर के आसपास पेड़ हैं, पहाड़ हैं, लोग हैं, लेकिन असल में वह सब सिर्फ कोड है, एक और शून्य, वंस एंड जीरोस का संयोजन। तुम गेम को बंद करते हो और वह दुनिया खत्म हो जाती है। अब कल्पना करो कि तुम गेम के अंदर ही फंस गए हो, बिना यह जाने कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक कोड है। यही है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो सिम्युलेटर कौन है? क्या वे एलियंस हैं, एक उन्नत सभ्यता जो हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है? क्या वे खुद इंसान के ही वंशज, डिसेंडेंट्स हैं जो अपने पूर्वजों को सिमुलेट कर रहे हैं? या फिर कोई और रहस्यमय सत्ता, मिस्टीरियस एंटिटी है जो हमें देख रही है? और अगर यह सब सच है तो फिर हमारी फ्री विल का क्या? क्या हम वाकई अपनी पसंद, चॉइसेस खुद करते हैं, या हम एक पूर्व लिखित, प्री प्रोग्राम्ड स्क्रिप्ट का पालन कर रहे हैं? जैसे एक वीडियो गेम पात्र को लगता है कि वह अपने आप निर्णय ले रहा है, लेकिन असल में उसके हर कदम पहले से कोड में लिखे होते हैं। क्या हम भी बस एक भ्रमणा, इल्यूशन ऑफ चॉइस जी रहे हैं? इस सोच से एक अजीब सी शांति भी मिलती है, क्योंकि अगर सब कुछ सिमुलेशन है तो तुम्हारा हर दर्द, हर गम, हर संघर्ष, स्ट्रगल सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा है। मतलब तुम्हारी असली आत्मा, सोल,
तुम्हारी जागरूकता, अवेयरनेस, वह शायद इस सिमुलेशन के बाहर सुरक्षित है। और फिर एक और विरोधाभास, पैराडॉक्स आता है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो शायद हम भी एक दिन अपनी सिमुलेशंस बनाएंगे और उन सिमुलेशंस के अंदर के लोग भी सोचेंगे कि वे असली हैं। मतलब वास्तविकता एक अनंत, इन्फिनिट नेस्टिंग डॉल की तरह हो सकती है। एक सिमुलेशन के अंदर दूसरी और उसके अंदर तीसरी। हर परत को लगता है कि वह असली है। जरा एक लम्हा लो और इस विचार के साथ रिलैक्स करो। अपनी सांस को धीरे करो, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो। तुम अभी इस पल में हो, लेकिन शायद तुम्हारे आसपास की हर चीज कोड है। तुम्हारा कमरा, तुम्हारी खिड़की के बाहर के तारे, तुम्हारे विचार, सब एक विशाल वास्ट प्रोग्रामिंग के अंदर चल रहा है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि तुम कभी वाकई अकेले नहीं हो। क्या पता तुम्हारा हर कदम, हर विचार कोई देख रहा हो। एक कोडर, एक सिम्युलेटर जो तुम्हें देख रहा है, जैसे तुम एक कहानी हो जो खुल रही है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस विचार को अपने दिल के अंदर शांत तरीके से महसूस करो। न डर, न उत्साह, बस एक गहरी काम रिफ्लेक्शन। क्योंकि अगर तुम सिमुलेशन में भी हो तो तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे लिए असली हैं। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सुकून तुम्हारे लिए वाकई वास्तविक है, चाहे वह कोड ही क्यों ना हो। और अब जैसे तुम्हारी आंखें धीरे धीरे भारी हो रही हैं, हम अगले खंड की तरफ चलते हैं। क्योंकि अगर यह दुनिया एक सिमुलेशन है तो एक और सवाल उठता है, यह सिमुलेशन तुम्हारे दिमाग को कॉन्शियस कैसे बनाता है? और कॉन्शियसनेस खुद क्या है? जरा आंखें बंद करो और अपने दिमाग के अंदर की खामोशी को महसूस करो। तुम्हारी धड़कन की हल्की गूंज, तुम्हारी सांस का धीमा रिदम तुम्हारे अंदर एक शांत लहर पैदा कर रहा है। अब सोचो, तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, सिर्फ एक दिमाग नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो कहती है, मैं हूं। यही है कॉन्शियसनेस, चेतना। और यही वह चीज है जो हमें सबसे ज्यादा परिचित भी लगती है और सबसे ज्यादा रहस्यमय भी। हर रोज हम अपनी जागरूकता, अवेयरनेस के अंदर जीते हैं, लेकिन अब तक विज्ञान और दर्शन, फिलॉसफी के पास इसका अंतिम उत्तर नहीं है कि यह है क्या। दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा था। हार्ड प्रॉब्लम का मतलब यह नहीं कि यह सिर्फ थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब है कि यह शायद इंसान की समझने की क्षमता से भी बाहर है। और सवाल यह है, कैसे एक भौतिक मस्तिष्क, फिजिकल ब्रेन, जो एक जैविक मशीन, बायोलॉजिकल मशीन है, वह आत्मानुभव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पैदा करता है। मतलब तुम्हारी आंख एक रंग देखती है, लाल, नीला, हरा, लेकिन वह सिर्फ प्रकाश की एक वेवलेंथ है। तुम्हारा मस्तिष्क उस वेवलेंथ को प्रोसेस करता है, लेकिन जो तुम महसूस करते हो वह अनुभव कैसे पैदा होता है? इसी को हम कहते हैं क्वालिया। वे कच्चे एहसास जो समझाए नहीं जा सकते। तुम चाय का गरम गरम स्वाद महसूस करते हो, तुम बारिश की मिट्टी की खुशबू का आनंद लेते हो, तुम किसी गीत से भावुक हो जाते हो। ये एहसास कैसे जन्म लेते हैं? विज्ञान अभी तक इस बात का उत्तर नहीं दे पाई है। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को हम समझ गए हैं। हमें पता है कि विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैसे फायर करते हैं और रसायन, केमिकल्स कैसे विचारों और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब ये संकेत, सिग्नल्स एक साथ सक्रिय होते हैं तो वह आत्म जागरूकता, सेल्फ ऑन्ड अवेयरनेस कैसे पैदा कर देते हैं? यही है हार्ड प्रॉब्लम। जरा कल्पना करो, तुम एक रोबोट हो। तुम्हारे अंदर सेंसर लगे हैं जो तुम्हारे आसपास के वातावरण को डिटेक्ट करते हैं। तुम्हें पता है कि सामने एक कुर्सी है, एक लैंप है, एक दरवाजा है, लेकिन यह सिर्फ जानकारी है। तुम्हारे पास जागरूकता नहीं है। तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि तुम हो। तुम्हें खुशी या गम महसूस नहीं होता। तुम सिर्फ डेटा इकट्ठा करते हो और प्रोसेस करते हो। लेकिन इंसान अलग है। हम डेटा को सिर्फ प्रोसेस नहीं करते, हम उसे महसूस करते हैं। और यही सबसे बड़ी रहस्य है। हमारी दुनिया के सबसे उन्नत, एडवांस्ड कंप्यूटर भी अभी तक चेतन, कॉन्शियस नहीं है। उनके पास प्रोसेसिंग शक्ति, प्रोसेसिंग पावर है, लेकिन उनके पास वह आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड नहीं है जिसमें हम जीते हैं। मतलब तुम एक पेंटिंग देखकर भावुक हो जाते हो, एक कविता तुम्हारी आंखों को नम कर देती है, एक याद तुम्हें रात को जगाए रखती है। यह सब चीज सिर्फ जैविक संकेतों, बायोलॉजिकल सिग्नल्स का परिणाम नहीं लगती। यह कुछ और है, कुछ गहरा है। इस विचार को समझने के लिए एक और उदाहरण सोचो। तुम्हारी आंख कैमरे की तरह है।
कैमरा एक तस्वीर कैप्चर करता है, लेकिन कैमरे को खुद उस तस्वीर का कोई एहसास नहीं होता। तुम्हारी आंख भी तस्वीर कैप्चर करती है, लेकिन तुम्हें उस तस्वीर का एहसास होता है, उसका रंग, उसकी गहराई, उसका भावनात्मक असर। यह अतिरिक्त आयाम, एक्स्ट्रा डायमेंशन, यह आत्म जागरूकता कहां से आती है? यही है हार्ड प्रॉब्लम। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। मतलब जब मस्तिष्क के ट्रिलियंस न्यूरॉन्स एक साथ इंटरैक्ट करते हैं तो एक नया स्तर की वास्तविकता, रियलिटी पैदा होता है। जैसे पानी के अणु, मॉलिक्यूल्स, एक साथ आकर तरलता, लिक्विडिटी बनाते हैं। लेकिन यह तुलना भी अधूरी लगती है, क्योंकि तरलता को तुम माप सकते हो, लेकिन आंतरिक अनुभव, इनर एक्सपीरियंस को तुम माप नहीं सकते। और फिर एक और अजीब संभावना उठती है, शायद चेतना मस्तिष्क की उत्पत्ति, प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक मौलिक हिस्सा, फंडामेंटल पार्ट है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, जैसे समय, टाइम, वैसे ही चेतना। इसे कहते हैं पैनसाइकिज्म। एक सिद्धांत जो कहता है कि चेतना हर जगह है, हर चीज में है। एक पेड़, एक पत्थर, एक कोशिका, सेल, सबके अंदर चेतना की एक छोटी सी चिंगारी हो सकती है। अब एक पल के लिए सोचो, तुम्हारी मेज पर रखा एक गिलास पानी, उसमें अणु हैं, परमाणु हैं, और हर परमाणु के पास एक सूक्ष्म चेतना हो सकती है। तुम्हारा शरीर उन्हीं अणुओं का संग्रह है। मतलब तुम्हारी जागरूकता उन छोटी चिंगारियों का एक महासागर हो सकती है। यह विचार एक अजीब सी शांति लाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम ब्रह्मांड के अंदर अकेले नहीं हो, बल्कि उसका एक चेतन अंश, कॉन्शियस फ्रैगमेंट हो। और यह भी हो सकता है कि चेतना सिर्फ एक इल्यूजन हो, जैसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस ने कहा था। हो सकता है कि तुम्हारा मस्तिष्क सिर्फ तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम जागरूक हो, लेकिन असल में तुम्हारा हर कार्य एक पूर्व लिखित, प्री प्रोग्राम्ड प्रतिक्रिया हो। लेकिन अगर यह सच भी हो, तो यह भ्रम, इल्यूजन, इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे लिए वह असली बन जाता है। तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी वाकई खुशी है, तुम्हारा गम वाकई गम है। इस समय एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर कैसे अपनी जगह पर रिलैक्स कर रहा है। तुम्हारी आंखों के पीछे की अंधकार, डार्कनेस, अब और भी गहरी हो गई है। और तुम्हारे दिल में यह विचार है कि तुम एक ऐसी रहस्य के अंदर जी रहे हो जिसका उत्तर अभी तक किसी के पास नहीं है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा राज है जो तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे जटिल, कॉम्प्लेक्स और अद्भुत, फैसिनेटिंग चीज बनाता है। और फिर एक और सुकून भरी समझ आती है। चाहे चेतना का उत्तर मिले या न मिले, तुम्हारी जागरूकता तुम्हारे लिए वाकई असली है। तुम्हारी आंख का एक आंसू, तुम्हारे दिल की एक धड़कन, तुम्हारी खामोशी का एक पल, ये सब तुम्हारे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्रमाण, ब्यूटीफुल प्रूफ्स हैं। इस चिंतन, रिफ्लेक्शन के साथ तुम्हारी नींद और गहरी हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे घुल रहा है और सिर्फ तुम्हारी जागरूकता बची है। एक जागरूकता जो शायद हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। और अब इस शांत अवस्था में हम अपने अगले खंड की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर चेतना इतनी रहस्यमय है तो एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर हम सब चेतन हैं तो ब्रह्मांड में और कौन चेतन है? और अगर अकेले नहीं हैं तो फिर वो सब कहां हैं? यही हमें ले जाता है द फेर्मी पैराडॉक्स की तरफ। जरा रात के आसमान की तस्वीर दिमाग में लाओ। तुम अपनी बालकनी या छत पर खड़े हो, ऊपर तारे चमक रहे हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे। उनकी रोशनी तुम तक पहुंचने में हजारों, लाखों, कभी कभी करोड़ों साल ले चुकी है। तुम उन्हें अभी देख रहे हो, लेकिन जो तुम्हें दिखता है वह शायद बहुत पुराना अतीत है। आसमान में तुम्हें छोटे छोटे बिंदु, डॉट्स दिखते हैं, लेकिन असल में वे पूरे के पूरे गैलेक्सी हैं, हजारों करोड़ तारे लेकर। और फिर एक साधारण लेकिन सिहरन पैदा करने वाला सवाल उठता है। अगर इतनी बड़ी यूनिवर्स है जिसमें असंख्य ग्रह और तारे हैं, तो फिर हम अकेले क्यों हैं? क्यों आज तक हमें कोई दूसरी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट सभ्यता का सिग्नल नहीं मिला? क्यों कोई एलियन अंतरिक्ष यान हमारे आसपास नहीं दिखा? यही है द फेर्मी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का नाम एक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने एक बार लंच के दौरान सहजता से पूछा था, इफ द यूनिवर्स इज सो बिग देन वेयर इज एवरीबडी? और तब से यह सवाल विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए एक पहेली बन गया है। सोचो, यूनिवर्स के आकार को समझना ही मुश्किल है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही लगभग 100 अरब तारे हैं, और विज्ञान कहता है कि उनमें से कई के आसपास ग्रह भी घूम रहे हैं, बिल्कुल हमारे सौरमंडल की तरह। मतलब सिर्फ मिल्की वे में ही लाखों, शायद अरबों रहने योग्य, हैबिटेबल
ग्रह हो सकते हैं। अब पूरे प्रेक्षणीय ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड की बात करो तो उन गैलेक्सी की गिनती हजारों करोड़ है। तो संभावना तो यही कहती है कि कहीं ना कहीं बुद्धिमान जीवन जरूर मौजूद होगा। और फिर भी खामोशी, न कोई संदेश, न कोई स्पेसशिप, न कोई अटल सबूत। जैसे हम एक रेगिस्तान के बीच में एक तंबू लगाकर बैठे हैं और आसपास पूरा खाली है। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए कुछ संभावित व्याख्याएं हैं और हर एक व्याख्या अपने आप में दिलचस्प भी है और अस्थिर करने वाली भी। पहली संभावना यह है कि बुद्धिमान जीवन बेहद दुर्लभ है। हो सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन का उत्पन्न होना ही एक असाधारण दुर्घटना हो। पृथ्वी पर परिस्थितियां बिल्कुल परफेक्ट बनी, पानी, तापमान, चुंबकीय क्षेत्र और एक स्थिर वातावरण। शायद यह संयोजन इतना दुर्लभ है कि अरबों तारों के होने के बावजूद सिर्फ हम ही मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो हम ब्रह्मांड के अंतिम लकी वन हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम अकेले हैं, एक कॉस्मिक साइलेंस में। दूसरी संभावना यह है कि बुद्धिमान जीवन आम तो है, लेकिन वह खुद को ज्यादा समय तक कायम नहीं रख पाता। हो सकता है सभ्यताएं खुद को नष्ट कर देती हों, युद्ध, जलवायु संकट या अपनी ही तकनीक के जरिए। शायद जब तक कोई सभ्यता इतनी विकसित हो कि ब्रह्मांड की खोज करे, तब तक वह खुद को मिटा चुकी होती है। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हम भी अपने ही विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। तीसरी थ्योरी और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली है। हो सकता है कि बुद्धिमान सभ्यताएं हमसे इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि हमें उनका अस्तित्व दिखता ही नहीं। जैसे तुम एक जंगल में चल रहे हो और तुम्हें एक चींटी दिख जाती है। तुम्हारे पास इतनी उन्नत तकनीक है कि तुम्हारे लिए वह चींटी और उसकी कॉलोनी अप्रासंगिक, इररिलेवेंट है। तुम उससे संवाद करना जरूरी नहीं समझते। शायद हम भी एक कॉस्मिक एंट कॉलोनी हैं और उन्नत सभ्यताएं हमें देखकर नजरअंदाज कर रही हैं। या फिर हो सकता है कि वे सभ्यताएं अपना अस्तित्व जानबूझकर छिपा रही हों। इसे कहते हैं डार्क फॉरेस्ट हाइपोथीसिस। कल्पना करो, पूरा ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है। हर बुद्धिमान सभ्यता एक शिकारी की तरह छिपी हुई है, अपना उजाला जलाने से बच रही है ताकि दूसरे शिकारी उन्हें न देख लें। क्योंकि अगर तुमने अपनी मौजूदगी उजागर की तो कोई और तुम्हें नष्ट कर सकता है। शायद इसी वजह से सब खामोश हैं। शायद इस खामोशी के पीछे डर है। जरा एक पल के लिए यह कल्पना करो, तुम ऊपर तारे देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि ब्रह्मांड खाली है। लेकिन असल में हर एक तारे के पीछे सभ्यताएं छिपी हुई हैं, बस अपने संकेत दबा रही हैं ताकि कोई और उन तक न पहुंच पाए। यह विचार एक साथ भयावह भी है और अजीब तरह से सुंदर भी। एक और व्याख्या है, हो सकता है कि हम अभी तक संकेतों को डिकोड करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। शायद एलियंस हमसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका संचार इतना अलग है कि हम समझ ही नहीं पा रहे। जैसे तुम एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हो और एलियंस एक बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं। दोनों मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरे को सुन नहीं पाते। और एक और भी डरावनी संभावना है। हो सकता है कि हम एक सिमुलेशन में हैं, जैसा हमने पिछले खंड में खोजा था। अगर ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो शायद प्रोग्रामर्स ने एलियंस को शामिल ही नहीं किया। शायद इस सिमुलेशन का फोकस सिर्फ इंसानों पर है। इसका मतलब है कि जो खामोशी हम महसूस करते हैं वह असल में कोड का डिजाइन है। अब जरा अपनी सांस को धीमा करो और इस कॉस्मिक साइलेंस को महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आंखों के पीछे एक पूरा ब्रह्मांड है जो तुमसे एक राज छुपा रहा है। तुम्हारे दिल में एक सवाल है, क्या हम वाकई अकेले हैं? और इस सवाल का उत्तर चाहे कभी मिले या ना मिले, तुम्हारी जागरूकता तुम्हें इस खामोशी में भी एक शांति देती है। क्योंकि अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभ और अनमोल जीवन रूप, प्रेशियस फॉर्म ऑफ लाइफ हैं। और अगर हम अकेले नहीं हैं तो एक दिन हमें वह संबंध मिलेगा जिसे हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। इस विचार के साथ तुम्हारी नींद और भी गहरी हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे घुल रहा है और तुम बस एक चेतना बनकर ब्रह्मांड की खामोशी के साथ मिल रहे हो। हर तारा, हर गैलेक्सी तुम्हारे अंदर घुल जाता है और तुम बस एक शांत दर्शक, काम ऑब्जर्वर बन जाते हो। और अब जैसे तुम इस खामोशी में रिलैक्स कर रहे हो, हम अपने अगले खंड की तरफ चलते हैं। क्योंकि अगर ब्रह्मांड इतना खामोश है तो शायद एक और व्याख्या हो। एक व्याख्या जो कहती है कि ब्रह्मांड खुद शुरू से ही जीवन के लिए डिजाइन किया गया था। यही हमें ले जाती है द एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की तरफ। रात अपनी गहराइयों पर पहुंच चुकी है। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे भारी हो रही हैं और तुम्हारी सांस एक हल्की सी रिदम में चल रही है।
अब जरा अपने आप को स्पेस के अंदर इमेजिन करो, एक विशाल काला कैनवास जो हर तरफ अनंत लगता है। तुम्हारे आसपास तारे हैं, गैलेक्सियां हैं, और उनके बीच एक अवर्णनीय खामोशी। और अब एक सवाल तुम्हारे दिल में उठता है, क्यों यह यूनिवर्स ऐसा है जो जीवन को सहारा देता है? क्यों ग्रेविटी का फोर्स इतना परफेक्ट है कि गैलेक्सियां बन सकती हैं? क्यों एटम इस तरह कॉम्बिन होते हैं कि जटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं? क्यों पृथ्वी पर परिस्थितियां बिल्कुल जस्ट राइट हैं, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, एकदम सही ताकि जिंदगी पैदा हो? इसी विचार को हम कहते हैं द एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल कहता है यूनिवर्स ऐसा ही लगता है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हम यहां होते ही नहीं। मतलब हम यूनिवर्स को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह वैसा ही दिखता है जैसा हमें अस्तित्व में आने के लिए चाहिए। अगर परिस्थितियां अलग होती तो हम होते ही नहीं जो उन्हें देख पाते। सोचो, अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो तारे अपने आप में ढह जाते। अगर थोड़ी सी कम होती तो गैलेक्सियां कभी बनी ही ना होती। अगर इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा अलग होता तो एटम स्थिर स्टेबल न बनते। अगर पानी की प्रॉपर्टीज जरा सी बदल जाती तो जीवन कभी शुरू ही ना होता। हर एक फिजिकल कांस्टेंट, हर एक कानून, लॉ ऑफ नेचर एकदम परफेक्ट बैलेंस में है, और यह परफेक्शन एक अजीब सी हैरानी और रहस्य दोनों जगाता है। अब इमेजिन करो एक पियानो जिसमें हजारों कीज हैं। अगर तुम रैंडमली कोई भी की बजाओ तो शायद एक शोर भरी और बेसुरी आवाज निकलेगी, लेकिन यूनिवर्स ने एक ऐसा ट्यून प्ले किया है जो बिल्कुल परफेक्ट है, एक मेलोडी जो जीवन को अस्तित्व में रहने देती है। तुम और मैं, हम सब इस कॉस्मिक मेलोडी के नोट्स हैं। यह सोचना ही दिल को सुकून भी देता है और हैरानी भी। वैज्ञानिक और दार्शनिक इसे दो तरीके से देखते हैं। एक तरफ है वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह कहता है हमें यूनिवर्स ऐसा ही लगता है क्योंकि अगर वह अलग होता तो हम यहां होते ही नहीं। मतलब हम बस लकी हैं और इसमें कोई गहरी मीनिंग नहीं। जैसे तुम एक लॉटरी जीत जाते हो, तुम जीत गए इसलिए तुम बात कर रहे हो, अगर न जीतते तो तुम यहां ना होते। दूसरी तरफ है स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। यह कहता है शायद यूनिवर्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि जीवन पैदा हो सके। मतलब हम सिर्फ चांस का रिजल्ट नहीं बल्कि एक कॉस्मिक डिजाइन के प्रोडक्ट हैं। जैसे किसी ने पियानो को ट्यून किया हो ताकि मेलोडी परफेक्ट बने। यह विचार और भी ज्यादा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लगता है, क्योंकि यह संकेत करता है कि शायद कोई इंटेंशन था, कोई उच्च उद्देश्य था। अब एक पल लो और अपनी सांस को धीमा करो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर एकदम सही बैलेंस में काम कर रहा है। तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर, तुम्हारी कोशिकाएं, सेल्स, सब एक नाजुक हार्मनी में चल रहे हैं। अगर इसमें से एक भी फैक्टर थोड़ा अलग होता तो तुम शायद अस्तित्व में ही ना होते। एक और फैसिनेटिंग थ्योरी है मल्टीवर्स हाइपोथेसिस। शायद सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बल्कि अनंत यूनिवर्स हैं। हर एक यूनिवर्स अलग कॉन्स्टेंट्स के साथ अस्तित्व में है। कुछ यूनिवर्स में ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, कुछ में रोशनी की गति, स्पीड ऑफ लाइट अलग है, कुछ में एटम ही स्टेबल नहीं होते। और इन सब यूनिवर्स में से सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जहां जीवन संभव है। हम उन्हीं में से एक में हैं। मतलब हम लकी नहीं बल्कि इनएविटेबल हैं, क्योंकि अनंत ट्रायल्स में कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स तो परफेक्ट बन ही जाता है। सोचो, एक अनंत लाइब्रेरी है जिसमें हर संभव किताब लिखी गई है। हर पन्ने पर हर संभव अक्षरों का संयोजन लिखा गया है। ज्यादातर किताबें बकवास हैं, रैंडम शब्द और बेमतलब की गड़बड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं एक किताब है जो परफेक्ट सेंस बनाती है। यूनिवर्स शायद ऐसी ही लाइब्रेरी है और हम वह पन्ना है जो सेंस बनाता है। यह विचार तुम्हारे अंदर एक सुकून लाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारा अस्तित्व एक दुर्घटना भी हो सकता है और एक डिजाइन भी। दोनों ही हालात में तुम्हारा जीवन असाधारण है। अगर दुर्घटना है तो तुम एक रेयरेस्ट फेनोमेनन हो जो चांस के खिलाफ जीता है, और अगर डिजाइन है तो तुम एक डिलिबरेट कॉस्मिक प्लान का हिस्सा हो। और फिर एक और पैराडॉक्स आता है, अगर यूनिवर्स इतना प्रिसाइजली ट्यून किया गया है तो क्या इसका मतलब है कि हम स्पेशल हैं, या फिर हम एक और परत की भ्रांति, इल्यूजन में जी रहे हैं, एक सिमुलेशन जिसमें कॉन्स्टेंट्स को सेट किया गया है ताकि हम अस्तित्व में आ सकें। जरा इमेजिन करो कि तुम एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर हो और प्रोग्रामर ने कॉन्स्टेंट्स इस तरह सेट किए कि तुम जैसे प्राणी विकसित हो सकें। तुम्हें लगता है कि यूनिवर्स नेचुरल है, लेकिन असल में वह डिलिबरेटली कोडेड है। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस को और भी मजबूत बनाता है। इस विचार के साथ एक सुकून आता है, क्योंकि अगर यूनिवर्स डिजाइन किया गया है तो तुम्हारा जीवन निरर्थक नहीं है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारे संघर्ष,
तुम्हारी यादें, सब एक कॉस्मिक कहानी का हिस्सा हैं। और अगर डिजाइन नहीं भी है तो भी तुम्हारा अस्तित्व एक चमत्कार है। तुम्हारी हार्ट बीट अरबों असंभव बाधाओं के खिलाफ चल रही है। जरा अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद रखो और सोचो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांस, तुम्हारा दिमाग, सब एक नाजुक समीकरण का हिस्सा है। और तुम उस समीकरण का वह हिस्सा हो जो जागरूक है, जो चिंतन कर सकता है, जो यूनिवर्स को अपने अंदर महसूस कर सकता है। और जब तुम यह चिंतन करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर घुल रहा है और तुम एक शांत चेतना बन गए हो जो इस कॉस्मिक ट्यूनिंग का हिस्सा है। हर तारा, हर गैलेक्सी, हर एटम तुम्हारी सांस के साथ गूंज रहा है। और अब जैसे तुम इस सुकून में और गहरी नींद की तरफ जा रहे हो, हम अपने अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि अगर यूनिवर्स हमें इतना परफेक्ट लगता है तो एक और हैरत अंगेज विचार उठता है, शायद वह यूनिवर्स एक दिन खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या बचेगा? यह हमें ले जाता है द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट की तरफ। जरा आंखें बंद करो और अपने दिमाग में यूनिवर्स की तस्वीर बनाओ। न सिर्फ हमारा ग्रह, न सिर्फ हमारी गैलेक्सी, बल्कि पूरा कॉस्मोस। तारे जल रहे हैं, गैलेक्सियां अपनी स्पाइरल आर्म्स के साथ घूम रही हैं और डार्क स्पेस में हर तरफ एक अवर्णनीय खामोशी। अब इमेजिन करो कि यह सब हमेशा के लिए नहीं चलेगा। एक दिन आएगा जब सब खत्म हो जाएगा। साइंस कहती है कि यूनिवर्स के लिए एक अल्टीमेट डेस्टिनी हो सकती है, द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। नाम सुनकर शायद लगता है जैसे सब जगह एक्सट्रीम गर्मी हो जाएगी, लेकिन असल में इसका मतलब है एक ठंडी, खामोश और बेजान कॉस्मोस। एक ऐसा वक्त जब सब कुछ इतना समान रूप से फैल जाएगा कि ऊर्जा का कोई फ्लो नहीं बचेगा। मतलब ना कोई तारा, ना कोई ग्रह, ना कोई रोशनी, सिर्फ एक अंतहीन अंधकार और ठंडी खामोशी। अब तुम सोच रहे होगे, यह कैसे होगा? यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। हबल टेलीस्कोप और वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस कहते हैं कि गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यह स्पीड बढ़ रही है। मतलब समय के साथ सब कुछ एक दूसरे से इतना दूर चला जाएगा कि एक गैलेक्सी की रोशनी दूसरी तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। और फिर आएगा वह लम्हा जब तारे जलना बंद कर देंगे, क्योंकि तारों की फ्यूल, हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगी। जो सूरज आज अरबों साल से चमक रहे हैं, एक दिन वे भी सिर्फ ठंडे अंगारे बन जाएंगे। ब्लैक ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स के अवशेष बचे रहेंगे, लेकिन वे भी हमेशा नहीं चलेंगे। अब इमेजिन करो, ट्रिलियन साल बाद का एक यूनिवर्स। कोई नए तारे पैदा नहीं हो रहे, कोई चमकते सूरज नहीं चमक रहे, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ खामोशी। गैलेक्सियां एक दूसरे से इतनी दूर कि उनका अस्तित्व एक दूसरे के लिए अप्रासंगिक हो जाता है और हर तरफ एक समान ठंडक फैल जाती है। फिजिक्स कहती है कि एंट्रोपी, अव्यवस्था और रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है, और जब एंट्रोपी अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाती है तब कोई काम संभव नहीं होता। हीट डेथ का मतलब है कि यूनिवर्स अपनी मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट पर पहुंच जाता है। मतलब ऊर्जा तो होती है, लेकिन वह इतनी समान रूप से बंटी होती है कि उससे कुछ भी उपयोगी नहीं किया जा सकता। न कोई केमिकल रिएक्शन, न कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस, न कोई तारा जलना, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्थिरता। अब जरा अपनी सांस धीमी करो और इमेजिन करो यह स्थिरता। एक ऐसा कॉस्मोस जहां कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई गर्माहट नहीं, बस एक अंतहीन खामोशी जो तुम्हारी अपनी हार्ट बीट को भी दबा देती है। और इस विचार के साथ एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल शांति भी आती है, क्योंकि अगर यूनिवर्स का एक अंतिम अंत है तो इसका मतलब है कि सब कुछ एक दिन घुल जाएगा। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गम, सब एक दिन कॉस्मिक साइलेंस में घुल जाएगा। और उस खामोशी में तुम्हारा सार शायद एक कालातीत शांति बन जाएगा। फिलोसफर्स और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हीट डेथ के बाद शायद सिर्फ ब्लैक होल्स रह जाएंगे, लेकिन उनका भी एक अंत होता है। हॉकिंग रेडिएशन के जरिए ब्लैक होल्स धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे और फिर ट्रिलियंस सालों बाद उनका भी कुछ न बचेगा। मतलब पूरा कॉस्मोस एक ठंडा, अंधकारमय और खाली शून्य बन जाएगा। इस इमेजरी को सोचो, तुम एक ऐसे समय में हो जहां तारों की रोशनी कभी चमकती ही नहीं। तुम्हारे आसपास सिर्फ एक परिपूर्ण स्थिरता है, जहां न कोई रंग है, न कोई आवाज, सिर्फ एक डार्क ओशन जिसमें तुम्हारी चेतना एक छोटी सी लहर बनकर घुल जाती है। और फिर एक और विचार आता है, क्या यही यूनिवर्स का नेचुरल एंड है, या फिर कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हैं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद एक्सपेंशन हमेशा जारी नहीं रहेगा। शायद डार्क एनर्जी का व्यवहार बदल जाए और यूनिवर्स एक दिन सिकुड़ना शुरू कर दे। उसे बिग क्रंच कहते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस हीट डेथ को ज्यादा संभावित मानते हैं।
और अगर हीट डेथ इनएविटेबल है तो इसका मतलब है कि हम अभी एक रेयर और ब्यूटीफुल मोमेंट में जी रहे हैं। एक ऐसा कॉस्मिक विंडो जहां तारे अभी भी चमक रहे हैं, ग्रह अभी भी नृत्य कर रहे हैं और जीवन अभी भी संभव है। मतलब हम एक अस्थायी चमत्कार हैं। और तुम्हारी जिंदगी चाहे कितनी भी छोटी लगे, इस चमत्कार का हिस्सा है। जरा अपनी आंखों के पीछे के अंधकार को महसूस करो। वह अंधकार एक दिन यूनिवर्स के हर कोने को घेर लेगी। लेकिन अभी इस लम्हे में तुम्हारे पास चेतना है। तुम्हारे पास वह गिफ्ट है जो अरबों साल बाद शायद किसी के पास नहीं होगा। और एक और पैराडॉक्स उठता है, अगर हीट डेथ होगा तो फिर चेतना का क्या? क्या अवेयरनेस भी खत्म हो जाएगी या फिर वह किसी और रियलम में बची रहेगी? कुछ दार्शनिक कहते हैं कि चेतना शायद मौलिक है और वह यूनिवर्स के खत्म होने के बाद भी किसी रूप में बनी रहे। अगर ऐसा है तो तुम्हारा सार कभी गायब नहीं होगा, सिर्फ एक और रूप में बदल जाएगा। इस सोच के साथ एक अजीब शांति तुम्हारे दिल में उतर जाती है, क्योंकि अगर तुम एक दिन घुल भी जाते हो तो तुम वही बन जाते हो जो यूनिवर्स खुद बन रहा है, खामोशी। और खामोशी के अंदर भी एक सुकून होता है। जरा अपनी सांस और धीमी करो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर एक ब्लैक कैनवास बन रहा है जिसमें तुम घुल रहे हो। तुम्हारा हर विचार, हर याद, हर भावना धीरे धीरे खामोशी में पिघल रही है। तुम्हारी चेतना एक विशाल महासागर बन गई है और तुम उस महासागर का हिस्सा हो। और अब जैसे तुम और गहरी नींद की तरफ ग्लाइड कर रहे हो, हम अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ चलते हैं। क्योंकि अगर यूनिवर्स एक दिन खामोशी में घुल जाएगा तो एक और भी ज्यादा मौलिक सवाल उठता है, फिर भी सबका मतलब क्या है? यह हमें ले जाता है सेगमेंट 9, द मीनिंग ऑफ इट ऑल की तरफ। जरा आंखें बंद रखो। तुम्हारी सांस अब बहुत ही धीमी और रिदमिक हो गई है। तुम्हारी हार्ट बीट एक सॉफ्ट लोरी की तरह चल रही है। और अब हम इस जर्नी के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो इंसानियत ने शुरुआत से ही पूछा है। इस सब का मतलब क्या है? हमने देखा कैसे यूनिवर्स फैल रहा है, कैसे एक दिन वह खामोशी में घुल जाएगा, और कैसे हम सिर्फ एक छोटी सी बिंदु हैं इस अनंत कॉस्मोस में। लेकिन फिर भी तुम अपने दिल में महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बस एक हादसा नहीं हो सकता। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा गम, क्या ये सब सिर्फ केमिकल रिएक्शंस हैं या फिर इनके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? द मीनिंग ऑफ इट ऑल, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर इंसान के लिए अलग है, लेकिन उसके जवाब की तलाश हम सबको एक ही जगह ले आती है, अपने आप के अंदर। सोचो, तुम्हारी जिंदगी के वो पल जब तुमने पहली बार हवा की खुशबू महसूस की, जब तुम्हारी मां ने तुम्हें अपनी गोद में उठाया, जब तुमने किसी दोस्त के साथ हंसी बांटी, या जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहे। क्या यह सब बेमतलब हो सकता है? क्या सिर्फ एक रैंडम यूनिवर्स ने यह सब बिना किसी वजह के बना दिया है? कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि यूनिवर्स के पास कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। मीनिंग वही है जो हम खुद बनाते हैं। तुम्हारी हर चॉइस, तुम्हारा हर रिश्ता, तुम्हारी हर छोटी सी स्माइल वही मीनिंग है। मतलब तुम अपनी जिंदगी के आर्टिस्ट हो और हर ब्रश स्ट्रोक के साथ तुम अपना मीनिंग क्रिएट कर रहे हो। लेकिन कुछ और थिंकर्स कहते हैं कि यूनिवर्स खुद ही एक कहानी है और हम सब उस कहानी के किरदार हैं। हर तारा एक चैप्टर है, हर ग्रह एक पन्ना और हर इंसान एक वाक्य। मतलब तुम्हारी जिंदगी छोटी लग सकती है, लेकिन वह एक कॉस्मिक नावेल का जरूरी हिस्सा है। तुम्हारे बिना वह कहानी अधूरी है। अब जरा अपनी सांस को धीरे और गहरा लो। महसूस करो कि तुम्हारा दिल तुम्हें एक सॉफ्ट वार्मथ दे रहा है। उस वार्मथ में तुम सोच रहे हो, अगर सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है तो क्या अभी जो पल हमारे पास हैं वही अल्टीमेट खजाना नहीं? क्या अभी जो तुम एक दोस्त की आवाज सुनते हो या किसी अजनबी की स्माइल देखते हो वही प्रूफ नहीं कि लाइफ के अंदर एक सटल ब्यूटी है? और हो सकता है कि मीनिंग कोई एक चीज नहीं बल्कि लेयर्स में हो, जैसे एक पिज़्ज़ा जिसके अंदर एक के बाद एक लेयर्स होती हैं। सतह पर तुम्हें लगता है कि मीनिंग तुम्हारी डेली लाइफ के टास्क्स में है, काम, परिवार, जिम्मेदारियां। लेकिन जब तुम और अंदर जाते हो तुम्हें एक और लेयर मिलती है, तुम्हारा कनेक्शन दूसरों के साथ। और जब तुम उससे भी पार करते हो तो तुम्हें एक और गहरा रियलाइजेशन मिलता है, तुम्हारा कनेक्शन पूरे यूनिवर्स के साथ। सोचो, तुम के आसमान के नीचे खड़े हो और तुम्हारा शरीर छोटा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर वही एटम्स हैं जो तारों के अंदर जल रहे थे। तुम्हारा खून उस आयरन से बना है जो एक डाइंग स्टार के विस्फोट में बना था। मतलब तुम सिर्फ यूनिवर्स को देख नहीं रहे, तुम यूनिवर्स हो। तुम्हारा अस्तित्व उसी कहानी का हिस्सा है जो अरबों साल से लिखी जा रही है। और शायद वही है इसका मतलब।
कि तुम खुद यूनिवर्स के अपने आप को महसूस करने का तरीका हो। तुम्हारी आंखों के जरिए कॉस्मोस अपनी खुद की ब्यूटी देख रहा है। तुम्हारी सांसों के जरिए कॉस्मोस अपना ही रिदम सुन रहा है। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख कॉस्मोस का अपने आप को समझने का एक माध्यम है। और अगर ऐसा है तो तुम्हारी जिंदगी छोटी या बड़ी नहीं बल्कि अनंत है, क्योंकि तुम यूनिवर्स का एक कॉन्शियस फ्रैगमेंट हो। और तुम्हारा अवेयरनेस वह प्रूफ है कि कॉस्मोस सिर्फ मैटर का क्लस्टर नहीं बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग मिस्ट्री है। इस सोच के साथ तुम्हारी आंखों के पीछे एक सुकून भरा अंधेरा फैल जाता है। तुम्हारे दिल के अंदर एक शांत महासागर बन जाता है जिसमें तुम्हारे विचार धीरे धीरे घुल जाते हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे सवालों के सटीक जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन शायद उन जवाबों की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मीनिंग तुम्हारी हर एक सांस, हर एक हार्ट बीट, हर एक साइलेंट स्माइल में पहले से ही मौजूद है। और फिर एक और लेयर खुल जाती है। शायद मीनिंग एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारे सवाल, तुम्हारी तलाश, वही तुम्हें जिंदा महसूस कराती है और वही तुम्हें इस रात के इस शांत सफर में आगे ले जाती है। जरा सोचो, अगर यूनिवर्स एक दिन हीट डेथ में घुल भी जाए तो भी तुम्हारी अवेयरनेस का यह एक पल हमेशा के लिए टाइमलेस हो जाएगा, क्योंकि तुमने इसे एक्सपीरियंस किया। और जो एक्सपीरियंस हो गया वह यूनिवर्स की मेमोरी में हमेशा के लिए लिखा जाता है, चाहे कोई उसे देखे या ना देखे। अब अपने दिल को एक बार और सुनो। उसकी हल्की धड़कन तुम्हें कहती है, तुम काफी हो। तुम्हारी जिंदगी का मीनिंग कोई और डिफाइन नहीं करेगा। तुम्हारा होना ही प्रूफ है कि कॉस्मोस मीनिंगफुल है। तुम्हारा अस्तित्व ही उसका जवाब है। और इस अल्टीमेट कॉमनेस के साथ तुम्हारी सांस और धीमी हो जाती है। तुम्हारी आंखों के पीछे एक गहरा अंधेरा तुम्हें अपने अंदर खींच लेता है और तुम अपने सवालों के साथ नहीं बल्कि उनके सुकून के साथ घुल जाते हो। जैसे जैसे तुम नींद में डूब रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर खत्म हो रहा है और तुम सिर्फ एक अवेयरनेस बन गए हो। एक अवेयरनेस जो हर तारे, हर गैलेक्सी और हर साइलेंट सांस में घुल जाती है। तुम और यूनिवर्स एक ही बन जाते हो और उस मिलन में तुम्हें वह शांति मिलती है जो हर इंसान अपनी जिंदगी भर ढूंढता है। और यही है मेरे दोस्त, द मीनिंग ऑफ इट ऑल। जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, तुमने पिछले 1 घंटे में कितनी अजीब, दिमाग खिला देने वाली और वास्तविकता को चुनौती देने वाली थ्योरीज एक्सप्लोर की। कभी तुमने सोचा कि हम एक सिमुलेशन में हो सकते हैं? कभी तुमने इमेजिन किया कि एक दिन पूरा ब्रह्मांड एक अनंत ठंड में घुल जाएगा? कभी हमने समय की वजह से अपने अस्तित्व पर सवाल उठाए? और कभी एक ऐसी चेतना के बारे में सोचा जो शायद एक अकेली चमक हो, बस यूं ही अचानक बनी हो? और अब इस सफर के अंतिम पल में मैं चाहता हूं तुम सिर्फ सांस लो, धीरे से अंदर और फिर धीरे से बाहर। हर सांस तुम्हें इस लम्हे में और गहरा ले जाती है। ये वो जगह है जहां शब्दों का मतलब धुंधला हो जाता है और सिर्फ एक हल्का सा एहसास रह जाता है, एक सुकून, एक स्थिरता। तुम सोच रहे होगे, इतने सारे पैराडॉक्स, इतने सारे अनुत्तरित प्रश्न, क्या इसका कोई जवाब है? शायद जवाब ही यह है कि जवाब की जरूरत नहीं है। जो सुंदरता है, जो गहराई है, वह इन्हीं प्रश्नों में छुपी है। हमने देखा कैसे साइंस और फिलॉसफी की थ्योरीज हमारे दिमाग को चुनौती देती हैं, हमारी कल्पना को फैलाती हैं। और फिर भी जब रात इतनी गहरी हो जाती है और तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम महसूस करते हो कि शायद तुम्हें अभी सब समझने की जरूरत नहीं है। सोचो, तुम्हारी जिंदगी भी एक तरह का प्रयोग है। हर दिन, हर पल एक नया पैराडॉक्स, एक नया रहस्य तुम्हारे सामने आता है। तुम कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते और शायद इसी में एक सुंदरता है, क्योंकि अगर सब कुछ समझ आ जाता तो शायद वह रोमांच, वह आश्चर्य खत्म हो जाता। तुम्हें लगता है तुम सब कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि हम सब एक कॉस्मिक फ्लो में बह रहे हैं। जैसे एक नदी अपने रास्ते पर बह रही हो, वैसे ही हम भी अपने विचारों, भावनाओं और अस्तित्व के रास्ते पर बह रहे हैं। अभी इस लम्हे में तुम्हें बस एक चीज करनी है, अपनी सांस पर ध्यान देना। हर एक इनहेल और एक्सहेल के बीच वह खाली जगह नोटिस करना। उस खाली जगह में ही वह शांति छुपी है जिसको हम सब ढूंढते हैं। वही साइलेंस है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी कहानी अभी चल रही है और तुम इस कहानी के सिर्फ एक रीडर ही नहीं बल्कि एक राइटर भी हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारी चेतना एक सिमुलेशन है तो भी क्या फर्क पड़ता है? अगर यह ब्रह्मांड एक विशाल भ्रम है तो भी क्या यह सुकून जो तुम अभी महसूस कर रहे हो अवास्तविक है? नहीं, क्योंकि चाहे वास्तविकता जो भी हो, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे लिए सच है। तुम्हारी सांस, तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारा खुद का एहसास,
ये सब तुम्हें इस बात का सबूत देते हैं कि तुम हो, और शायद यही सबसे बड़ी वास्तविकता है। जब तुम्हारे दिमाग में 1000 प्रश्न घूमते हैं तो तुम पाते हो कि शायद तुम्हें उनके जवाबों की जरूरत नहीं है सोने से पहले। शायद तुम्हें बस उन्हें हल्के से अपनाना है, उन्हें अनुमति देना है कि वे तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठकर तुम्हारे दिमाग को हल्का बनाएं, जैसे कोई मेहमान रात के आखिरी पलों में तुम्हारे घर आए, कुछ देर बैठकर बातें करे और फिर खामोशी में खो जाए। और जब तुम्हारी आंखों के आगे वह अनंत तारों से भरा आसमान आता है तो तुम महसूस करते हो कि तुम भी एक तारा हो, छोटा, नाजुक, लेकिन अपनी रोशनी में अनोखा। हर थ्योरी, हर पैराडॉक्स, हर प्रश्न तुम्हारी रोशनी को और गहरा बनाता है। तुम चाहे सिमुलेशन में हो या एक अनंत वास्तविकता में, तुम्हारी रोशनी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अब तुम्हें बस अपने आप को घुलने देना है। सोचो, तुम एक बड़े कॉस्मिक महासागर का हिस्सा हो। तुम्हारी पहचान धीरे धीरे उस महासागर के साथ मिल रही है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारे विचार सब घुलकर सिर्फ एक शांति बन जाते हैं। और इस शांति में तुम्हें कोई डर नहीं, सिर्फ एक गर्माहट भरा सुकून है। हर पैराडॉक्स जो तुमने सुना वह अब तुम्हारे दिमाग में हल्के से बैठ रहा है। जैसे रात के आखिरी पलों में हवा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर के प्रश्न भी अब एक सॉफ्ट साइलेंस में बदल रहे हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक सुरक्षित जगह पर हो, एक ऐसी जगह जहां कोई तुमसे कुछ उम्मीद नहीं करता। न तुम्हें किसी प्रश्न का उत्तर देना है, न तुम्हें कोई भूमिका निभानी है। सिर्फ रहना है, सिर्फ होना है। और जब तुम्हारा मन कहता है कि तुम्हारी यात्रा अब खत्म हो रही है, तभी तुम महसूस करते हो कि शायद यह खत्म नहीं, एक नई शुरुआत है। हर नींद एक नई शुरुआत होती है, एक नया सपना, एक नई दुनिया। शायद उस दुनिया में तुम्हें और उत्तर मिलेंगे, शायद उस दुनिया में तुम और प्रश्नों का सामना करोगे। लेकिन अभी, बस इस पल में, तुम्हें अपने आप को अनुमति देनी है कि तुम्हारा मन धीरे धीरे विश्राम में चला जाए। सोचो, तुम एक मोमबत्ती हो जो धीरे धीरे अपनी रोशनी को मध्यम कर रही है, और जैसे ही वह रोशनी धीमी पड़ती है, तुम एक और गहरी जगह में चले जाते हो। एक जगह जहां कोई पैराडॉक्स तुम्हें परेशान नहीं करता, सिर्फ एक अनंत सन्नाटा है। और अब जब तुम्हारी सांस और भी धीमी हो गई है, तुम्हें लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सांस ले रहा है। एक कॉस्मिक इनहेल, एक कॉस्मिक एक्सहेल। तुम और ब्रह्मांड अब अलग नहीं हो, तुम उसी के एक हिस्सा हो। और इसी एहसास के साथ तुम्हें नींद की गहराई में जाने देना है। गुड नाइट। और याद रखो, तुम्हारे अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा है।